हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज बात होगी आपकी अपनी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अब किशोर अवस्था में आ चुके हैं। ठीक है, तो किशोर अवस्था में जब हम आते हैं तो क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर परिवर्तन होता है। दाढ़ी और मूछें आती है नहीं आती है? आती है ना। तो ये परिवर्तन है कि नहीं, इन्हीं परिवर्तनों के बारे में आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है हमारा किशोर अवस्था की और। ठीक है, चलिए। किशोर अवस्था है क्या चीज भैया, पहले तो यह देखते हैं, है ना। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर अपने अंगों को विकसित करता है, वह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। वैसे तो शुरू से ही अपना जो शरीर है वो विकसित अवस्था में आता ही रहता है, विकासशील अवस्था में रहता ही रहता है। लेकिन किशोर अवस्था जब आती है, जब शुरुआत होती है, तो विशेष रूप से हमारे जो अंग होते हैं वो परिपक्वता को प्राप्त करना चालू कर देते हैं। ठीक है ना, परिपक्व होना चालू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अंग क्या हो जाते हैं, यहाँ पे विकसित होते हैं। ठीक है ना। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर अपने अंगों को विकसित करता है, शरीर अपने अंगों को विकसित करता है, मजबूत करता है, परिपक्व करता है ना, वह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। और इस किशोर अवस्था में कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है ना, कब से स्टार्ट हो जाती है ये? 11 वर्ष की अवधि से शुरुआत हो जाती है और 18-19 साल तक ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है ना, तो टाइमिंग आपको याद रखना है। ठीक है, लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाती है। हाँ भाई, लड़कियों में जो किशोर अवस्था होती है वो लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले ही शुरू हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि लड़कियों में किशोर अवस्था पहले आती है, लड़कों में बाद में आती है। ठीक है, ओके। किशोर अवस्था यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। देखो, किशोर अवस्था में या यौवन जब आरंभ होता है आपका, उस समय आपकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जरा देख लीजिएगा, है ना। यहां से लंबाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, आपकी ग्रोथ लेंथ लेवल पे बढ़ती है, लंबाई में बढ़ती है। ठीक है, शरीर की आकृति में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपका शरीर, सीधी सी बात है, अब क्या हो रहा है, बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। आकृति अर्थात आपकी जो शेप है वो चेंज होने जा रही है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। यौन आरंभ हो चुका है। ठीक है ना बेटा, ओके। स्वर में परिवर्तन हो जाता है, जो आपकी आवाज होती है ना, उस आवाज में परिवर्तन चालू हो जाता है। ठीक है ना, जैसे लड़के होते हैं ना, तो लड़कों का जो स्वर यंत्र है वो बड़ा होता है, ये वाला, है ना, तो आवाज फटना चालू हो जाती है बहुत सारों की। ठीक है ना, परिवर्तन हो जाता है। लड़कों के अंदर एडम्स एप्पल उभर कर बाहर आ जाता है। ये एडम्स एप्पल, यही वाला स्वर वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको जो उभरा हुआ दिखाई देता है आपको, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये उभर कर कहा जाता है, थोड़ा बाहर की ओर स्पष्ट दिखना चालू हो जाता है। ठीक है ना, बाहर आ जाता है। और लड़कियों की आवाज और तेज हो जाती है। लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है? और तेज हो जाती है। साउंड उनका क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी और बहुत सारे परिवर्तन है जो देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला देखिए, जनन अंगों का विकास हो जाता है। और इस दौरान क्या होता है? जनन अंगों का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था के दौरान जनन अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है ना, लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है। अंडाशय अभी देखा आप लोगों ने, उस ओवरी में, उस अंडाशय में उसकी जो आकृति होती है वो बढ़ जाती है ना। तो अंडाशय के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, लड़कों को दाढ़ी मूछ, दाढ़ी और मूछ आने लग जाती है। लो भैया, आप लोगों की दाढ़ी और मूछ शुरुआत हो गई होगी बहुत सारों की, है ना। हाँ, तो दाढ़ी मूछ आना चालू हो जाती है। ठीक है ना, इसमें ओके। तो दाढ़ी मूछ आना चालू हो जाती है किसमें? किशोर अवस्था के दौरान। ठीक बेटा। संतान का लिंग निर्धारण। देखो बेटा, संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। किसकी? गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है, ध्यान देना आप लोग, है ना। पुरुष के पास एक्स वाई होता है गुणसूत्र। ठीक है ना, कौन सा होता है? एक्स वाई, ये दो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि पुरुष के पास एक्स भी होता है और दूसरा वाई भी होता है। जबकि माता के पास
डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मादा जो होती है उसके बाद दोनों ही गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, जब माता गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्रों से मिलते हैं, जब ये माता के गुणसूत्र जो हैं पुरुष के गुणसूत्र से मिलते हैं, यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। ये गुणसूत्र ही मिलते हैं उसमें। ठीक है ना। अब बेटा मिलेंगे तो क्या बनेगा, लड़का कैसे, निर्धारण की बात कर रहे हैं तो कैसा लड़का होगा कैसे लड़की होगी जरा जान लेते हैं। देखो ये पुरुष का है ना, नर। ठीक है ना, नर का गुणसूत्र है ये, और ये किसका है, मादा का। ठीक है, तो बेटा देखो आज आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी महिलाएं जो होती है उनको लड़कियां ही लड़कियां होती है ना। तो समाज जो होता है ना, समाज के जो लोग होते हैं, हमारे अपने लोग जो होते हैं ना, वो उस महिला को ही जो है भला बुरा कहते हैं, जो भी कहना है। ठीक है ना, कि भाई दूसरी ले आओ तुम, तो इससे नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है इससे, तो चलो छोड़ दो इसको। अब आज आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा कि वास्तव में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो जिम्मेदार कौन है। ठीक है, देखो एक्स गुणसूत्र किसका है, नर का है, और इधर तो 2 ही एक्स मादा के पास में है। तो मादा का जो एक्स यदि नर के एक्स से मिला, किससे मिला, नर के एक्स से मिला, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, एक्स एक्स बनाएंगे। और जब एक्स एक्स बनेगा तो क्या बनेगी, लड़की पैदा होगी, मादा। ठीक है, यहाँ है ना डबल एक्स, क्लियर है। और इसी प्रकार से यदि मादा का एक्स और नर का वाई, अगर ये दोनों मिले तो क्या होगा, एक्स और वाई बनेगा। क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा। तो एक्स और वाई किसका है, नर का। तो जन्म कौन लेने वाला है, बच्चा, लड़का। अब बताओ गलती किसकी है, वैसे तो गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई अपने हिसाब से ये फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाते हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता यह है कि मादा की तो कहीं से कहाँ तक गलती ही नहीं है ना भाई। कारण, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी सिर्फ एक्स एक्स ही गुणसूत्र है। हाँ ये जरूर है कि पुरुष का वाई गुणसूत्र अगर एक्स से मिल जाएगा तो लड़का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तो नेचुरल रूप से मादा के पास में ऑलरेडी क्या है, डबल एक्स है। ठीक है ना, तो किसी भी महिला की इसमें कोई गलती नहीं होती है वास्तव में, है ना। लेकिन जिनके पास इस चीज की जानकारी नहीं होती है वो कुछ भी कह सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि वास्तव में यह नेचुरल होता है फर्टिलाइजेशन, और इसमें कब एक्स मिलेगा कब वाई मिलेगा ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना, और ज्यादातर महिलाओं में ये एक्स एक्स मिलते रहते हैं, है ना, तो लड़कियां ही लड़कियां होती रहती है। समझ में आ गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस निषेचन के दौरान अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र माता के गुणसूत्रों से मिलता है, देखो पुरुष का एक्स गुणसूत्र किससे मिलेगा, माता के गुणसूत्र से मिलता है, तो वह लड़की होगी। अभी मैंने ये सारी कहानी आपको बता दी है। जबकि अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो उस समय संतान लड़का, संतान क्या होगा, लड़का होगा। नीचे की फोटो को देखकर आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कहानी तो मैंने आपको समझा दी, अब ये फोटो के माध्यम से और समझ लीजिए। देखो ये एक्स और ये एक्स, ठीक है ना, अंडाणु है, ठीक है ना, और ये शुक्राणु देखो वाई एक्स, एक्स वाई, क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लड़का कैसे हुआ भैया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, ये शुक्राणु आया, कौन आया, शुक्राणु, और ये अंडाणु। महिला के पास क्या रहेगा, अंडाणु रहेगा ना, ये महिला, और इसके पास में ये क्या है, ये एक्स अंडाणु है, और ये पुरुष का क्या है, शुक्राणु है। और एक्स और वाई, ये देखो वाई और ये एक्स, और ये दोनों मिले मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तो क्या बन गया सर, लड़का बन गया। एक्स वाई देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स वाई लिखा है, नर अर्थात लड़का। वहीं पे आप देखिए ये एक्स ही आया, मान लो शुक्राणु के रूप में भी क्या आया, एक्स, और यहाँ तो ऑलरेडी एक्स ही रहेगा, राइट, क्योंकि महिला के पास में अंडाणु के रूप में एक्स ही होते हैं, राइट, दोनों समान शुक्राणु होते हैं महिला के पास, ठीक है ना।
तो एक्स और एक्स जब आपस में मिला तो देखो बेटा क्या बन गई, लड़की। देखो डबल एक्स हो गया, और डबल एक्स मैंने अभी बताया था आपको महिलाओं में होता है, ठीक है ना। तो बनने वाली संतान क्या होगी, मादा अर्थात लड़की बनेगी, ठीक है, ओके। हार्मोन, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती है, उन्हीं में से बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती है जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण हार्मोनों के बारे में। प्यारे बच्चों, रासायनिक द्रव होता है एक हार्मोन, क्या है, एक रासायनिक द्रव होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में मिलकर, ये द्रव जो है हमारी बॉडी में जो द्रव है, जो रक्त है, उस रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनका संचालन करता है, ठीक है ना। हाँ, तंत्रिका तंत्र के साथ हार्मोनल सिस्टम जो होता है, हार्मोन मिलके काम करते हैं और एक सफल संचालन शरीर का करते हैं, ठीक है ना, यस। तो अलग अलग ग्रंथियां हैं, अलग अलग हार्मोन जो है अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं, जरा जानते हैं अपन। पीयूष ग्रंथि, ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है बेटा। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। देखिए यह ग्रंथि हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। सबसे मेन इसका काम क्या है, शरीर की जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को नियंत्रित, कंट्रोल करके रखती है, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या, कौन से हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है ना। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, लोकेशन क्या है इसकी, मस्तिष्क, ठीक है, पाई जाती है। इस ग्रंथि के सही से काम न करने पर लंबाई या तो ज्यादा बढ़ जाती है या फिर नहीं बढ़ती है, या तो ज्यादा बढ़ जाती है या फिर नहीं बढ़ती है ना। बेटा पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है वास्तव में, जिसका नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मैं बता दूं आपको, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन निकालती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। इस हार्मोन का यह है कि यही वो हार्मोन है जिसके कारण या तो आप बहुत ज्यादा लंबे हो सकते हो या बौने हो सकते हैं, यानी कि भीम कायत्व रोग हो जाएगा। अगर ये ज्यादा निकल गया, पीयूष ग्रंथि से ने इसको ज्यादा निकाल दिया, तो आपको भीम कायत्व नामक रोग हो जाएगा, यानी कि भीम की से काया हो जाएगी। और अगर इसकी कमी रह गई, ये हार्मोन नहीं निकला पर्याप्त मात्रा में, तो आपको बोनापन हो जाएगा। ड्वार्फिज्म नाम का रोग होता है, ड्वार्फिज्म, ठीक है ना। तो बोने रह जाओगे, इतने बड़े बड़े देखे होंगे ना तुमने कुछ लोगों को, वो। तो ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है जो किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो लंबाई या तो ज्यादा बढ़ सकती है या फिर बौने रह सकते हैं आप, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बेटा, तो थायराइड ग्रंथि जो मिलेगी आपको आपके गले में मिलेगी। यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। यह हमारी आवाज को संतुलित करने का काम करती है। कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे जो आपका गला है ना, गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गले में गड्ढा, यहाँ पे मिलेगी आपको थायराइड ग्रंथि, जिससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये आपकी आवाज को संतुलित करके रखती है, ठीक है ना, बैलेंस बना के रखती है आवाज में। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ओके। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन, नाम याद रखिए। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन कहता है। और इस ग्रंथि के काम न करने पर गाइटर नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारा गला फूल जाता है। अगर यह ग्रंथि सही तरह से काम नहीं कर रही है, या थायरॉक्सिन हार्मोन सही तरह से नहीं निकल पा रहा है ना, तो आपको गाइटर अर्थात घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें आपका गला यहाँ से फूल जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि यहाँ पे ऐसा लटक जाता है वो गला, है ना, उसको बोलते हैं गाइटर रोग। तो क्या बोलते हैं उसको, गाइटर रोग। गला फूल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, घेंगा या गाइटर रोग, ठीक है, ओके। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, यह ग्रंथि हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि से एड्रिनेलिन, एड्रीनेलिन नामक हार्मोन बनता है, जो हमारे शरीर के क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करता है। देखो भैया, जो आपकी किडनी है ना, किडनी, वास्तव में उस किडनी के ऊपर पाई जाती है ग्रंथि,
है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग अधिवृक्क, हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। अब ये क्या करती है, इससे जितने हार्मोन निकलेंगे वो हार्मोन क्या करेंगे, वो हार्मोन आपका जो क्रोध होता है ना, और जो उत्तेजना एक्साइटमेंट जो आती है आपके अंदर, है ना, लड़ाई की जो फीलिंग आती है आपके अंदर, है ना, किसी को मारने की इच्छा करती है आपकी, इन सब चीजों पर संतुलन बनाने का काम करती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि या उससे निकलने वाले हार्मोन। इसीलिए अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन की संज्ञा दी गई है। फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है इसके हार्मोन्स को, ठीक है ना। ओके, हाँ, चिंता उत्तेजना को संतुलित करने का काम ये करती है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, पैनक्रियाज या अग्नाशय, यह हार्मोन भी हमारे पेट के हिस्से में पाया जाता है। पेट के हिस्से से मतलब पेट में नहीं है, पेट के पास में ही यह ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, है ना। पैनक्रियाटिक जूस जिसमें से निकलता है, ठीक है ना। यस, अग्नाशय रस जहां से निकलता है ना, पत्तीनुमा आकृति की होती है ये, ठीक है ना। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन, ठीक है ना। हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में सहायक होता है, जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। कौन? इंसुलिन, ठीक है ना। इसकी वजह से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की वजह से क्या हो जाती है, डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। अच्छा, इंसुलिन निकलता कहाँ से, तो इंसुलिन निकलता है बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है ना। यस, तो डायबिटीज का संबंध किससे है, इंसुलिन। देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है ना, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। अर्थात आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आपको क्या हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। फिर बाहर से कृत्रिम रूप से आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। यस, अंडाशय की बात करते हैं। यह स्त्री संबंधी अंग है। इससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। भैया बहुत महत्वपूर्ण है कि एस्ट्रोजन कहां से उत्पन्न होता है, अंडाशय से। अंडाशय किस में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। 2 अंडे पाए जाते हैं, 2 अंडाशय देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो वो अंडाशय जो है वो क्या उत्पन्न करते हैं, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। वृषण की बात करते हैं तो यह पुरुष संबंधी अंग है। देखा अभी आपने चित्र में भी, है ना। तो पुरुष संबंधी अंग है और इससे टेस्टोस्टेरोन, बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है ना, किसमें, पुरुषों में, ठीक है। तो कहां से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, कहां पे कौन से ग्रंथियां पाई जाती है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। यौनारंभ के साथ ही वृषण, टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन का प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपकी किशोरावस्था स्टार्ट होती है, यौनारंभ स्टार्ट होता है, तो आपके जो वृषण होते हैं ना, वो वृषण शुक्राणुओं को बनाना चालू कर देते हैं और यहीं पर चालू हो जाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होना चालू हो जाता है यहाँ पे, है ना, प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय एस्ट्रोजन या स्त्री हार्मोन बनाना शुरू हो जाता है और लड़कियों में इसी अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना चालू हो जाता है ना। जहां पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाता है, वहीं महिलाओं में एस्ट्रोजन बनना चालू हो जाता है, ठीक है ना, लड़कियों में। बता, एडम्स, ये यहां से अलग शब्द है ना बेटा, एडम्स एप्पल, ये पूरा अलग है। एडम्स एप्पल किशोर लड़के का स्वरयंत्र, एडम एप्पल्स जो हैं उभर कर सामने आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये एडम एप्पल्स बताया था ना मैंने आपको, ये वाला भाग, ये बाहर आ जाता है, ऐसे देखेंगे आप लोग तो, ये ठीक है ना, ये एडम एप्पल्स है, स्वर यंत्र वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है भैया। स्त्रियों में जनन की जो अवस्था बताई गई है उसकी जो शुरुआत है वो कब से चालू हो जाती है, 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। जनन अवस्था की शुरुआत 10 से 12 साल में हो जाती है स्त्रियों में, ठीक है ना। और यहाँ सामान्यतः 45 से लेकर 50 साल तक चलती है। कितने साल तक चलती है, 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। जनन काल जो है महिलाओं में 10 से 12 साल से लेकर 45 से 50 साल तक रहता है, ठीक है ना। उसके बाद मेनोपॉज वाली स्थिति आ जाती है ना, रजोनिवृत्ति जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ऋतुस्राव, है ना,
ऋतुस्राव को आम भाषा में क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात एमसी, ठीक है ना। तो ऋतुस्राव देखिए, अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं, क्या बनते हैं? अंडाशय में अंडाणु, है ना, बनते हैं, तब वो अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिन तक रहता है। कितने दिन की अवधि है उस अंडाणु की रहने की? 28 से 30 दिन, ठीक है। अगर वह निषेचन नहीं करता तो वह फूट जाता है। अगर वह अंडाणु फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। जैसे कि मान लो ये अंडाणु है ना, अब इसके पास में क्या नहीं आया? इसके सामने शुक्राणु नहीं आया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नहीं हुआ तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, ये पूरा बिखर गया और शरीर से बाहर निकलता है, फूट कर शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है ना। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होना चालू हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है? महिलाओं में रक्तस्राव, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ठीक है ना, रक्तस्राव हो जाता है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी चीज को बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग, सारांश में हमें बताया गया है कि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि गले में कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, एड्रिनल ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो देखिए आप लोग, ये है किडनी के ऊपर, ठीक है ना। और स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति कहाँ पर होती है, तो ये देखो, ये स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, और पुरुषों में वृषण की स्थिति कहाँ होती है, तो ये देखो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या, ये सारे के सारे जो ग्रंथियां हैं ये हार्मोन निकालती है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, अभी बताया था मैंने आपको, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकालती है, जो बोनेपन और बहुत ज्यादा लंबाई, भीमकायत्व नामक रोग के लिए जानी जाती है, ठीक है ना, वृद्धि नियंत्रक के रूप में जानी जाती है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकाला था? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, यस। एड्रिनल ग्रंथि ने कौन सा निकाला था? यहाँ से आपको बताया नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन अर्थात सेक्स हार्मोन्स आदि हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, है ना। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। आगे की क्लासों में आप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अग्नाशय ग्रंथि जो है यहाँ से हार्मोन निकलते हैं। कौन सा निकला था? इंसुलिन, है ना, बीटा कोशिका से यही पाई जाती है, इसमें बीटा कोशिका, ठीक है ना। स्त्रियों की अंडाशय की स्थिति, अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकला था? एस्ट्रोजन। वृषण से कौन सा निकला था? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है ना। ओके, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, वृषण की, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग ले लिया गया है बेटा, ध्यान रखना है। यहां से देखो आप, वृषण कीट और मेंढक के अंदर, वृषण कीट जो होते हैं ना वो, और मेंढक के अंदर कायंत्रण होता है। देखा ही है मेंढक का जीवन चक्र आपने, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है? कायंत्रण होता है। कायंत्रण का मतलब है लार्वा से लार्वा से व्यस्क बनने का परिवर्तन, है ना। जैसे मच्छरों में क्या होता है? लार्वा होता है, फिर वो लार्वा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो व्यस्क हो जाता है मच्छर, है ना, इस तरह से। तो लार्वा से व्यस्क बनने का परिवर्तन, इसके दौरान कीट जो है वो कीट हार्मोन उत्पन्न करते हैं। इस दौरान क्या करते हैं? जो कीट होते हैं ना, वो कीट हार्मोन उत्पन्न करते हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं, अब यहां से दूसरा चालू हो गया, है ना। किशोर की पोषण आवश्यकताएं, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और हर कोशिका को अलग अलग कार्य करती है। हर कोशिका क्या करती है? अपना अलग अलग कार्य करती है, और निश्चित रूप से हमें पोषण की तो आवश्यकता होती है। रोटी, दाल, सब्जी खाना सबको अच्छा लगता है, और इससे हमारे पोषण की पूर्ति होती है, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान शरीर की तेजी से वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। इस वृद्धि में शरीर को एक अच्छे आहार की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। आप सब रोज टिफिन ले जाते होंगे स्कूल में, अच्छा अच्छा खाना ले जाते होंगे रोज स्कूल में, है ना। खाने में बड़ा आनंद आता होगा आप लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे आप लोग, उनका खाना खुद खाते होंगे आप लोग। तो बहुत अलग अलग प्रकार का खाना आपको इसी तरह से मिलता रहता है रोज, है ना। यही मजे है बेटा स्कूल के, ठीक है ना। हाँ, सब लोग आपस में शेयर करके खाया करो, ताकि सब तरह की सब्जी, सब तरह का भोजन आपको रोज मिलता रहे और रोज आपको आनंद आता रहे, ठीक है।
ओके, आहार की जरूरत होती है। इस वृद्धि में शरीर को एक अच्छे आहार की जरूरत होती है जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश जरूरी है भैया। देखो संतुलित आहार जो होता है उनमें ये 4-5 चीजें होना कंपलसरी है। प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, ये सारी चीजें अगर है तो वो कंप्लीटली क्या माना जाएगा, संतुलित आहार, बैलेंस जो है, बैलेंस फूड जो है वो माना जाएगा। ठीक है, दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। इस दौरान हमें एक अच्छे आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम की भी जरूरत पड़ती है ताकि शरीर के सभी अंग सही से काम करते रहें। देखो भैया, दूध को बताया गया है कंप्लीटली एक संतुलित आहार है क्योंकि उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है ना, और ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप दूध पिएंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे तो उसको पचाने के लिए आपको शारीरिक कसरत तो करनी ही पड़ेगी। तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि आप कितनी दौड़ लगाते हो, रोज कितने कूदते हो, किसी को किसी दिन मार देते हो, किसी को क्या कर देते हो, बहुत मस्ती करते हो आप लोग। ठीक है ना, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो ये एक तरह का क्या है आप लोगों का, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आपको लंबी कूद कर लेना चाहिए, ऊंची कूद कर लो, दौड़ लगा लो, रनिंग कर लो, या फिर किसी जिम पास में हो तो जिम में चले जाओ। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो ये करने से क्या होगा, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स है, शारीरिक अंग जो है, ये क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, परिपक्व होंगे और अच्छे से, है ना। तो शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यकता इस दौरान हमें होती है। ठीक है, यस। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो हार्मोन है बेटा, पढ़ते जाए हम लोग, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालती है? जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है वो हार्मोन निकालती है। ठीक है ना, तो ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? हार्मोन। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए, वही परिभाषित करते करते आए हैं अभी तक, है ना। तो किशोर अवस्था जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता यानी जनन अंग जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं कि नहीं होते हैं ना, जनन अंग जो है वो सब परिपक्व हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलती है। ठीक है ना, 11 से 19 तक चलती है लगभग ये। ठीक है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। वही ऋतुस्राव, वही रजोधर्म जिसमें ब्लीडिंग होती है ना महिलाओं में, उसी को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार। ऋतुस्राव स्त्रियों में यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। जब स्त्रियों में यौन आरंभ होता है ना, तो उस समय क्या होता है, अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं। अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, है ना। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, और इस अवधि में क्या हो जाती है, गर्भाशय की दीवार भी क्या हो जाती है, मोटी। याद रखिए, जो महिला में अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं, वो उसमें से जो अंडाणु निकलते हैं ना अंडाशय में से, वो महीने में एक ही अंडाशय से सिर्फ एक अंडाणु निकलता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बारी बारी से होता है ये काम। यानी कि अगर मान लो इस महीने में यहां से इस वाले अंडाशय से ये अंडाणु निकला है, ठीक है ना, तो ये दूसरा जो अंडाशय है उसमें बनने वाला जो अंडाणु है ये दूसरे महीने में निकलेगा। तो ये बारी बारी से होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो 28 से 30 दिनों तक के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा, मान लो इससे निकाल, तो एक अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्मोचित होता है। ठीक है ना, और इस अवधि में गर्भाशय की दीवार भी क्या हो जाती है, महिलाओं में मोटी हो जाती है। ठीक है ना, और अगर इस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ शुक्राणु से तो क्या होता है, तो वो फूट जाता है। अंडाणु क्या हो जाता है, फूट जाता है, और फूट कर ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवारों से होते हुए बाहर आता है। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया को क्या, इसमें ब्लीडिंग भी होती है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रजोधर्म, या फिर ऋतुस्राव, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर एमसी। ठीक है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। कौन कौन, गर्भाशय का जो मोटा स्तर है वो, और उसकी रुधिर वाहिकाएं जो वहां ब्लड सेल्स है बहुत सारी, है ना, वो ब्लड सेल्स जो है सहित निस्तारित हो जाता है।
इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, महिलाओं में ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, एक बार होता है ऋतुस्राव, है ना, जो 4 से लेकर लगभग 6 दिन तक चलता है, ठीक है ना, अधिकतम 6 दिन, ठीक है। यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाई है। यौनारंभ में कौन कौन से, जब यौनारंभ होता है, आपकी किशोर अवस्था आती है, तो उस समय आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो ये आपको पता ही चल गया है अच्छे से। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में आपकी वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल राइट। शारीरिक आकृति में परिवर्तन होना ही है ना, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होगा। और क्या होगा, स्वर में परिवर्तन होगा आपका, है ना, जो बोलने आवाज जो आप निकालते हो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, है ना। ओके, जनन अंगों का विकास होना है यहाँ पे, है ना, शुक्रवाहिनी हो गया, शिशन हो गया, है ना, और साथ ही साथ महिलाओं में स्तनों की वृद्धि, ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंगों पे बालों का आना, है ना, ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। संवेदनात्मक मतलब ये तो समझते हैं, दिमाग जो है परिपक्व होता है, बौद्धिक स्तर बढ़ता है हमारा, ठीक है ना। और ये है भावनात्मक, जो भावनाएं होती है ना वो डेवलप होती है ना, भाव सोचने का जो हमारा क्राइटेरिया है, वो सोचने का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। और साथ ही साथ शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना, ठीक है ना, ये सब चीजें चालू हो जाती है। कौन सी अवस्था स्टार्ट होने पे, यौनारंभ स्टार्ट होने पे, ठीक है। आगे देखिएगा, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाई है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथि और स्रावित हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, बताइए भैया पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है। चलो अपन इसका डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। आपको मालूम ही है पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है, अभी बताया सारी चीजें मैंने आपको, याद देखिए। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड, और अग्नाशय इंसुलिन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन, ठीक है ना। चलो क्या आंसर ही दे दिया क्या, ठीक है, आंसर ही दे रखा है, डायरेक्ट उत्तर। अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि से थायरोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, कौन सा, टीटीएच, अर्थात थायरोड, टी से थायरोड, टी से ट्रोपिक और एच से हार्मोन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और थायराइड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन, एड्रीनलिन निकलता है, ठीक है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, वृषण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और साथ ही साथ अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार को बताइए, क्या काम करते हैं वो बताना है। लिंग हार्मोन, भैया लिंग हार्मोन जो होते हैं वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। कौन सा लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल जो क्वालिटी होती है उनको बताने के लिए होते हैं ये कौन, आपके लिंग हार्मोन, ठीक है ना, लिंग हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है भैया, ये आपके लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये हार्मोन जननांगों द्वारा स्रावित होते हैं। कहां से निकलते हैं, जननांगों। महिलाओं में बात करें तो अंडाशय से एस्ट्रोजन, नर में बात करें तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, यस। तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, और लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना भाई। आप लोग इन हार्मोनों के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कौन जो है पुरुष है और कौन महिला है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, है ना, तो पुरुषों में क्या होगा, दाढ़ी और मूंछ आना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं बात करें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, है ना, तो एस्ट्रोजन से ये पता लग जाएगा कि भाई जो स्त्री है उसके जो स्तन होते हैं, स्तनों में क्या होना चालू हो जाती है, वृद्धि चालू हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं नर और मादा में ये लैंगिक लक्षणों को
डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना। काम क्या है भैया इनका? एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं टेस्टोस्टेरोन वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। अंडाणु को जो अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडाणु को परिपक्व करता है कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। और वहीं टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वृषण में रहकर शुक्राणु के परिपक्वन होने को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये इसके मेन काम है, किसके? एस्ट्रोजन के और टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है बेटा। सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। आप सबको बेटा सचेत रहना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भलीभांति विकसित होती है ना। तो देखो उत्तर है आपका का सेकंड, है ना। ये सबसे ज्यादा उचित है यहाँ पे आंसर आपका। इसलिए सोच समझ के खाना चाहिए, खराब चीजें नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड से दूरी बनाना चाहिए, ठीक है। ओके। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। जब उनमें क्या होता है? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो देखो स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है या शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो भैया स्त्रियों में जनन आयु जब प्रारंभ होती है ना, तो सबसे मेन चीज जो है वो स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है उनका। क्या? स्तन विकसित होना चालू हो जाता है ना। दुग्ध ग्रंथियों का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल, कॉक, रोटी दाल सब्जियां। सबसे उचित है बेटा रोटी दाल सब्जियां, इसका कोई तोड़ नहीं है। रोटी दाल अगर मिल गई तो यूं मान लो कि सारे पोषण की पूर्ति हो गई आपकी, ठीक है ना। रोटी दाल और सब्जियां, कोई नूडल्स वूडल्स सब फैले इसके सामने, है ना। चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी, टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे ना। उत्तर गा का सेकंड, ठीक है ना। निम्न पर टिप्पणी लिखी है। एडम्स एप्पल, दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल यौनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है भैया। ये स्वरयंत्र लगा हुआ है आपका वॉइस बॉक्स, इसमें वृद्धि होना चालू हो जाती है भैया, है ना। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। यह स्वरयंत्र क्या होता है? विकसित होकर थोड़ा आकार में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है, बड़ा हो जाता है ना। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। ये गले के सामने सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है। ऐसा करोगे ना ये निकल कर जाएगा बाहर, है ना। हाँ ठीक है ना, आवाज बिगाड़ देता है वो। हाँ। गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कंठमणि कहते हैं। कंठमणि, 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 ठीक है। ओके, समझ में आ गया एडम एप्पल अच्छी तरह से? ओके। गौण लैंगिक लक्षण। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अभी बताया था मैंने आपको कि गौण लैंगिक लक्षण में क्या होता है बेटा, कि ऐसे लक्षण जो लड़के और लड़कियों में डिफरेंट पैदा करते हैं, अंतर पैदा करते हैं। तो भैया लड़कियों में दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, ये बात और एक कुछ में आ जाती है ना। वो अपवाद है, ऐसा नहीं मानना है कि आती है, नहीं आती है, अपने से मान के चलेंगे, ठीक है। ओके। दूसरी चीज, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है ना। और दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह कि महिलाओं में जो है, लड़कियां जो होती है, लड़कियों में स्तनों की जो है वृद्धि होना चालू हो जाती है, लेकिन पुरुषों में नहीं होती है स्तनों की वृद्धि, है ना। तो एक डिफरेंस है कि नहीं है, एक अंतर है कि नहीं है? तो ये जो अंतर वाला मामला है ना, यही क्या है? यही गौण लैंगिक लक्षण है। गौण लैंगिक लक्षण है, ठीक है, जो कि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे सीने पे भी बाल आ जाते हैं लड़कों पे, है ना।
और लड़कों एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बगल का मतलब क्या, ये कांख में, यहाँ पे भी बाल आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो प्यूबिक क्षेत्र है, प्यूबिक क्षेत्र कौन सा है भाई, तो प्यूबिक क्षेत्र आपका जो होता है, जैसे जो जांघ होती है और जो पेट होता है उसके बीच वाला जो एरिया होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, प्यूबिक क्षेत्र, है ना। यहाँ पर अस्थियां होती है, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, है ना। तो ये तीनों अस्थियां आपस में मिलती है ना। तो उसी में से एक अस्थि होती है प्यूबिस, है ना। तो वहां पर प्यूबिक क्षेत्र कहलाता है वो, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, गर्भस्थ, अच्छा अपना वो अगला प्रश्न था, है ना, लिंग निर्धारण कैसे होता है उस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, ठीक है ना। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। इसके बारे में डिटेल क्लास मैंने अभी बताई आपको कि भाई किस प्रकार से लड़का पैदा होगा और किस प्रकार से लड़की पैदा होगी, इसके बारे में चर्चा बहुत विस्तार पूर्वक हो चुकी है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे बताई गई है आपको, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। महिलाओं के पास में 2 शुक्र मतलब अंडाणु होते हैं, एक्स एक्स मैंने गुणसूत्र हैं ये, है ना। और पुरुष जो होते हैं उनमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर महिला का जो एक्स गुणसूत्र है वो पुरुष के एक्स गुणसूत्र से मिला तो यानी कि क्या हो गया, डबल एक्स, अर्थात लड़की जन्म लेगी। कौन लेगी, लड़की, ठीक है। और यदि महिला का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो ये एक्स और वाई बनेगा, क्या बनेगा, एक्स और वाई। और एक्स और वाई किसको डिनोट करता है, नर, अर्थात लड़का जन्म लेगा। कौन जन्म लेगा, लड़का, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, स्त्री में दो एक्स, 2 लिख दिया उधर एक्स, यानी कि इस तरह से ये है, ठीक है ना। 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। अभी देखा आपने, युग्मक अर्थात अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, अंडाणु को निषेचित करता है, एक्स वाला अंडाणु को निषेचित करेगा तब तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र बन जाएंगे। अभी यही तो हुआ, होंगे तथा लड़की पैदा होगी। और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो शिशु लड़का होगा। पूरी कहानी वो की वही है, अभी मैंने आपको जो बताया। फिर देख लो, ये डबल एक्स और ये एक्स वाई, ठीक है ना। अगर इस एक्स से ये एक्स मिला तो डबल एक्स फिर बन गया, बना क्या नहीं, अर्थात लड़की। और अगर इस एक्स से ये वाई मिला या वाई से एक्स मिला अर्थात एक्स वाई हो गया, है ना, यानी कि लड़का, ठीक है। किसकी गलती होती है किसकी गलती नहीं होती है लड़का लड़की होने में, ये सारी बात आपको बता दी मैंने, ठीक है। ओके, शब्द पहली, शब्द बनाने के लिए संकेत प्रयोग कीजिए बाईं से दाईं ओर। कहां से कहां, बाईं से दाईं ओर, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, किससे, तो अभी पढ़ा आप लोगों ने, एड्रिनल से कौन सा निकलता है, एड्रिनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो अपने को 3 नंबर पर लिखना है एड्रिनलिन, बाईं से दाईं ओर। चलो भाई 3 नंबर देखो, ये 3 नंबर है और यहाँ पे देखो एड्रिनलिन, ठीक है ना। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है, एड्रीनलिन लिखा हुआ है, एड्रीनलिन। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे अपन चौथे नंबर पे मेंढक में
लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कायांतरण। ठीक है, ओके। पाठ अगर अच्छे से पढ़ा है तो सारे उत्तर आसानी से लगा दोगे आप। ठीक है, तो देखते हैं कायांतरण बाईं से दाईं ओर चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर देखो भैया, चौथा ये लिखा हुआ है कायांतरण। क्या लिखा है? बाईं से दाईं है, बाईं से दाईं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ क्या? हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा नंबर पे? पांचवें नंबर पे। वही बाईं से दाईं। चलो पांचवा नंबर देखो भैया, ये पांचवा नंबर देखो और ये लिखा हुआ है हार्मोन। ठीक है, किशोरावस्था को कहा जाता है भाई, किशोरावस्था को क्या कहते हैं बताओ फटाफट से। कितना नंबर है? छठा। छठा नंबर देखते हैं। टीनेजर्स। क्या कहते हैं इसको? टीनेजर्स। टीनेजर्स, टीनेजर्स कहते हैं। अब देना है ऊपर से नीचे की ओर आपको। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है बेटा? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम है नलिका विहीन ग्रंथि। नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है इनमें। ठीक है, तो एक नंबर पे देना है आपने को ऊपर से नीचे क्या? नलिका विहीन। ठीक है, तो देखते हैं एक नंबर नलिका विहीन। ठीक है, अगला है स्वर पैदा करने वाला अंग, स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। देखो भैया 2 नंबर पे स्वर यंत्र, ये लिखा हुआ है स्वर यंत्र। राइट, ओके। अगला देखते हैं स्त्री हार्मोन। क्या नाम है? स्त्रियों के पास जो हार्मोन होता है उसका नाम बताओ। एस्ट्रोजन। ठीक है, कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। 3 नंबर कहाँ है? ये लिखा हुआ ऊपर से नीचे की ओर 3 नंबर एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो भाई ये कंप्लीट हो गई पहेली आपकी। लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। क्या? कब लड़कियां ज्यादा ग्रोथ करती है, कब लड़के ज्यादा ग्रोथ करते हैं, उम्र कौन सी होती है? ठीक है ना, वो नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। अनुमानित है, क्या है? अनुमानित है। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को, दोनों की लंबाई और आयु का ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। बिल्कुल साहब, ये ग्राफ लीजिए, इसको आपको यहाँ पर ग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो भैया लंबाई बताई गई है सेंटीमीटर में, लंबाई किसमें बताई गई है? सेंटीमीटर में। ठीक है, और इधर लड़के और लड़कियों को डिनोट किया गया है इन चित्रों के माध्यम से, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे देखना है आप लोगों को 0 वर्ष, फिर यहाँ पे देखो 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष की जो स्थिति बन रही है आपकी 4 वाली, और उसके साथ में 8 वर्ष, फिर 12 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष। तो यहाँ पे 0 की स्थिति में 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और 4 में 70, 90 में 8, 110 में 12, 130 में 16 और 150 में 20। ठीक है ना, हाईएस्ट। यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस उम्र में जो लड़कियां हैं उनकी ग्रोथ कम होती है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है ना, देखो उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि 4 साल, 8 साल और 20 वर्षीय लड़कियां की लंबाई लड़कों से कम है। 4 साल की एज में, 8 साल की एज में और 20 वर्ष का जो टाइम होता है ना लड़कियों का, राइट, तो लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों से कम रहती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखो यहाँ और क्लियर हो जाएगा आपको इससे कि 0 में उसने 53 बता रखा है ना। ठीक है, लड़के और लड़कियां तो लगभग बराबर है यहाँ तो 0 में तो। ठीक है, 4 साल की एज में लड़के की जो सेंटीमीटर में लंबाई होती है वो 96 सेंटीमीटर और लड़कियों की कितनी होती है? 92 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कम है क्या नहीं बेटा? है ना। 8 साल की अगर एज देखेंगे आप लोग तो लड़कों की होती है इस समय सेंटीमीटर में लंबाई 114 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लड़कियों की कितनी है? 110। तो कम है क्या नहीं है? है ना।
इसी प्रकार से 12 साल की उम्र की अगर बात करें दोनों में अंतर, तो लड़के की जो हाइट होती है वो 129 सेंटीमीटर होती है और लड़कियों की 133 हो जाती है ना। तो 12 का तो यहाँ नंबर दिया नहीं, तो आप देखिए 12 साल की एज में लड़कियों की लंबाई ज्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा, लेकिन फिर 20 साल की एज में भी लड़कियां छोटी हो जाती है, किसकी अपेक्षा? लड़कों से, ठीक है ना। देखो आप, ये 20 साल का दिया है आंकड़ा, ये 20 साल में 173 सेंटीमीटर की लंबाई है लड़के की, लेकिन वहीं 165 सेंटीमीटर हो गई किसकी? लड़कियों की। कम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो 4 साल, 8 साल और 20 साल का ऐसा एक आंकड़ा है ये, जिसमें लड़कियों की लंबाई जो है कम होती है, किन से? लड़कों से, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ ग्राफ पे बता दी गई है, ठीक है ना। तो बच्चों सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। कैसे लगी हमारी क्लास जरूर बताइए आप। टेक केयर, थैंक यू बेटा।